with the 2020 CSET reading comprehension portion. So सबसे first passage है okay. In India, over the last decade or so, labor has been departing agriculture. इंडिया में क्या हो रहा है लास्ट डिकेड में, मतलब कि लास्ट 10 ईयर में एंड उससे पहले जो लेबर है हैज़ बिन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर से डिपार्ट होता जा रहा है, बट इज़ ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग. तो एग्रीकल्चर से लेबर डिपार्ट तो हो रहा है, बट वो कहाँ पर जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, विच आर नॉट मार्केटली बेटर जॉब्स, जो कि मार्केट के लिए उतना बेटर जॉब्स नहीं है. सर्विसेज वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव, सर्विसेज जहाँ पे लेबर है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, टेंड्स टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव, आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड्स. तो जो सर्विसेज है जहाँ पर लेबर क्या होता है मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर रहा है एडिशनल जॉब कंट्री में जितना कंट्री को रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एज द कंट्री नीड्स. इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड. तो इंडिया को कितना चाहिए, 24 मिलियन और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतने जॉब की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट डिकेड में. द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट क्लोज ओनली हाफ ऑफ द जॉब्स गैप. तो जो ई कॉमर्स है वो अपने एट बेस्ट क्या कर सकता है, क्लोज कर सकता है ओनली हाफ ऑफ द जॉब्स गैप. जो जॉब्स में गैप है वो सिर्फ हाफ ही ई कॉमर्स सेक्टर है, जो कि सर्विस सेक्टर ही है, न्यू सेक्टर है, ये क्या कर सकता है, क्लोज कर सकता है. ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फील द अदर हाफ. तो ओनली वही सेक्टर जो ड्राइव करते हैं डोमेस्टिक डिमांड को, जैसे कि हेल्थ को, एजुकेशन को, वही कंफर्टेबली फील कर सकते हैं अदर हाफ को. तो आधा हाफ तो ई कॉमर्स सेक्टर से क्लोज हो जाएगा, और बोल रहा है कि ओनली वही सेक्टर जो कि ड्राइव करते हैं डोमेस्टिक डिमांड को, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, वो कंफर्टेबली फील कर सकते हैं अदर हाफ जो जॉब का क्रिएशन है उसको. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पैसेज के. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एम्प्लाइड इन द पैसेज. पैसेज में क्या बेस्ट एम्प्लाइड है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ द लेबर. यहाँ पर कहीं पर भी पैसेज में माइग्रेशन का इशू रेज नहीं किया गया है, तो दैट कैन नॉट बी द आंसर, राइट. देन बी क्या बोल रहा है, द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. वर्किंग कंडीशन के बारे में भी पैसेज नहीं है कि यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, ये तो है ही नहीं. सी बोल रहा है सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सर्विस सेक्टर रिड्यूस कर रहा है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा पैसेज नहीं बोला. पैसेज ने ये बोला था कि जो सर्विस सेक्टर है वो क्या कर सकता है, एट बेस्ट क्या कर सकता है, हाफ को, मतलब सर्विसेज वेयर जहाँ पे लेबर नीड है मोस्ट प्रोडक्टिव है, वो उतना ज़्यादा एडिशनल जॉब क्रिएट ही नहीं कर रहा कंट्री में जितना कंट्री को चाहिए, ये बोला था, है ना, सर्विस सेक्टर के बारे में. तो ये भी नहीं है आंसर. अब अपना आंसर तो आ ही गया. इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन. तो इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग की ज़रूरत है, और सोशल सेक्टर के बारे में हमको बोला भी था. यहाँ पे देखो, ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव दी डोमेस्टिक डिमांड सच एज दी हेल्थ एंड एजुकेशन, ये क्या है, सोशल सेक्टर ही तो है. तो जब पैसेज का आंसर बनाना रहता है तो उसी लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता है, और जब उसको गलत करना रहता है तो वर्बैटिम लेके लिखता है और उसको गलत करता है ना. अब हमको थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है. तो इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन के लिए सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग इम्पेरेटिव है. ओके, देन नेक्स्ट पैसेज में आता है इन इंडिया द करंट फोकस on the right to privacy is based on the same new realities of the digital age. Okay, तो इंडिया है वहाँ पर करंट फोकस क्या है, राइट टू प्राइवेसी. इंडिया का जो करंट फोकस है राइट टू प्राइवेसी, वो बेस्ड है किस पे, ऑन सम न्यू रियलिटीज़ ऑफ द डिजिटल एज की नई रियलिटीज़ के ऊपर बेस्ड है. अ राइट इज़ अ सब्सटेंटिव राइट ओनली इफ़ इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशंस. जो राइट है वो सब्सटेंटिव राइट है तभी जब ये वर्क करे सारे सिचुएशन में, एंड फॉर एवरीवन, सारे सिचुएशन में वर्क करे और सबके लिए वर्क करे. अ राइट टू फ्री एक्सप्रेशन फॉर एन इंडिविजुअल अबाउट हर एक्सप्लॉयटेशन. तो जो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है
किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो अपना एक्सप्लॉयटेशन को बता सके फॉर इंस्टेंस इज मीनिंगलेस विदाउट एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर वो अपने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बता रही है तो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। दैट गारंटीज दैट प्राइवेट फोर्स कैन नॉट बी यूज टू थ्वाट दिस राइट। और ये इस बात की गारंटी देगा कि कोई भी प्राइवेट फोर्स यूज़ नहीं कर सकता किसी भी इंसान के राइट को थ्वाट करने में। The role of the state therefore is not just to abstain from preventing rightful free expression। तो इसलिए जो रोल है स्टेट का वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो एब्सटेन कर ले प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन से, नॉट जस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन बट ऑल्सो टू एक्टिवली इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट। तो स्टेट सिर्फ राइट टू एक्सप्रेशन है इंडिविजुअल को वही बस इंश्योर करे ये नहीं, बल्कि बाकी जो पार्टीज़ है प्राइवेट पार्टीज़ है वो उनके राइट को ब्लॉक ना करे, ये इस चीज़ को एक्टिवली इंश्योर करना भी क्या है स्टेट का काम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। क्या अजम्पशन किया जा सकता है? पहला ये बोल रहा है स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर दैट इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी में एक अप्रोप्रिएट रोल है। ठीक है, तो स्टेट है उसके पास एक कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि वो इंश्योर कर सके अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी। तो पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे। स्टेट शुड इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। स्टेट है उसको इंश्योर करना होगा कि प्राइवेट पार्टीज है वो वायलेट नहीं करे सिटीजन की राइट टू प्राइवेसी। ये तो सही ही है, राइट टू प्राइवेसी ही है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन बोला है, देखते हैं अभी। थर्ड, डिजिटल इकोनॉमी इज़ नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन्स प्राइवेसी। बोल रहे हैं कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो कंपैटिबल ही नहीं है किसके आइडिया से, नॉट वायलेटिंग द सिटीजन की प्राइवेसी। ऐसा बोल रहे कि अगर डिजिटल इकोनॉमी होगी तो किसी भी सिटीजन है उसकी प्राइवेसी तो वायलेट होगी ही होगी, तो नहीं, ये तो सही नहीं है। तो थर्ड एलिमिनेट करो। अब बचा 2 तो सही होना ही पड़ेगा, तो ये तो सही है ही। तो राइट टू प्राइवेसी है, ये वाला सही होगा ही, फर्स्ट भी सही ही होगा, गलत तो नहीं लग रहा है, कुछ मेजर मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं किया है यहाँ पर। तो स्टेट है उसको कुछ सम इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है ताकि वो इंश्योर कर सके अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी। ठीक है, तो 1 and 2 विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम द रिवर्स एंड अदर वाटरलैंड्स, अदर वेटलैंड्स। ठीक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनी क्या है वाटर की कि ये रिवर से आता है, वेटलैंड से आता है, येट इट इज सीन एज डाइवर्स्ड फ्रॉम देम। भले ही वाटर हमको पता है कि ये रिवर से आता है, वेटलैंड से आता है, लेकिन हम उसके बावजूद इसको एकदम अलग देखते हैं कि ये रिवर वेटलैंड से नहीं आ रहा टाइप। वाइल वाटर इज यूज एज अ रिसोर्स, public policy does not always grasp that it is a part of the natural ecosystem। वाटर है वो एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है और पब्लिक पॉलिसी है वो हमेशा ग्रास्प नहीं करती इस चीज़ को कि ये भी एक पार्ट ऑफ क्या है नेचुरल इकोसिस्टम है। एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स आर दस एफर्ट्स एट ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई रादर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो जो एफर्ट किया जा रहा है इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स पे, एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम आर दस एफर्ट्स एट ऑगमेंट किया जा रहा है वाटर सप्लाई को, बल्कि करना क्या चाहिए था, स्ट्रेंथन करना चाहिए था कैपेसिटी इकोलॉजिकल सिस्टम की। ठीक है, पैसेज के क्वेश्चन पे आता है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरेस्ट क्या है पैसेज का। फर्स्ट ये बोल रहा है रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। कहाँ पे बोला भाई पैसेज में रामसर कन्वेंशन के बारे में नहीं बोला ना, तो वैसे भी यहाँ पे मोस्ट रैशनल लॉजिकल बोला है ना, तो इसमें एकदम पैसेज में जो बोला वही ही आंसर रहना चाहिए। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन का ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता आंसर। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम, देखो यहाँ पर ये पैसेज का कीवर्ड यूज़ किया लेकिन उसके आगे उसने पूरा ब्लंडर कर दिया है ना। सेकेंड क्या ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर ऑगमेंटेड। अब पैसेज में हमको ये बोला कि ऑगमेंट की जगह स्ट्रेंथन करना चाहिए था और ये बोल रहा है कि वापस से और ऑगमेंट करो, ये तो गलती है। वेटलैंड नीड्स टू बी रेनफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर। ये बोल रहा है कि वेटलैंड है उसको रेनफोर्स करने की ज़रूरत है मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर।
बट पैसेज का फोकस वेटलैंड के ऊपर नहीं, वाटर के ऊपर है, तो वेटलैंड वाला मेन आंसर कैसे हो सकता है? डी बोल रहा है वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज और ओवर यूज। तो वाटर सप्लाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए ताकि हम प्रिवेंट कर सके उसका मिसयूज एंड ओवर यूज़। बट कॉस्ट की बात तो पैसेज में हुई ही नहीं थी कि वाटर सप्लाई है वो फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है और ताकि प्रिवेंट कर सके। कॉस्ट लगा भी देंगे तो भी मिसयूज़ वाटर का ये टॉपिक है ही नहीं, तब तो सी ही बेटर सूटेड आंसर है कि वेटलैंड है उसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है मोर देन ओपन सोर्स ऑफ वाटर की तरह। ठीक है, तो रीइंफोर्स करेंगे तो स्ट्रेंथन हो जाएगी इकोलॉजिकल सिस्टम की कैपेसिटी। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस में हो सकता है कि आपको जो सही आंसर है वो थोड़ा गलत लगे, लेकिन बाकी आंसर इतना ज़्यादा गलत होगा कि आप सही आंसर तक पहुँच ही जाओगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पैसेज है एसेट एलोकेशन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज दी। जो एसेट एलोकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वी विल एवर मेक एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव दैट डिसीजन द इम्पॉर्टेंस इट डिजर्व्स। जो एसेट है उनको एलोकेट करना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। और वी विल एवर मेक, जो भी हम मतलब एसेट एलोकेट करने का डिसीजन लेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो भी हम अदर डिसीजन लेते हैं उनके कंपैरिजन में। एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस हम ये डिसीजन लेते ही नहीं है, डू नॉट गिव दैट डिसीजन, उतना उस डिसीजन को हम उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है जितना ये डिजर्व करता था। वी आर एडमेंट अबाउट सीकिंग प्रिडिक्टेबिलिटी विथ आवर फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा एडमेंट हो जाता है। वी टेंड टू think of investing in risky assets as extremely volatile and value eroding। हमको क्या लगता है कि रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वोलाटाइल है एंड वैल्यू इरोड कर देगा। वी ऑल्सो डिसलाइक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स एंड द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमको ये बात भी पसंद नहीं आती कि रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होता है और लॉस हो रहा है कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वी थिंक आवर मनी इज़ बेस्ट लेफ्ट आइडियल अनप्रोडक्टिव बट सेफ। हमको ये लगता है कि मनी भले ही ऐसी पड़ा रहे अनप्रोडक्टिव रहे लेकिन सेफ तो रहे। देयर इज़ नो एसेट दैट इज़ रिस्क फ्री। कोई भी एसेट रिस्क फ्री तो नहीं होता है। वी कुड लूज आवर जॉब्स, आवर होम्स कैन लूज वैल्यू, आवर बैंक्स कैन गो bankrupt, our bonds can default, the government can collapse and companies we choose fondly may cease to exist। तो ये सारे मिसअप तो हो सकते हैं ना, but we cannot live life assuming that all these extreme events are waiting to happen। but हम ये चीज़ तो assume नहीं कर सकते ना कि ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ये सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो वेट कर रही है होने को एंड ऑल एट द सेम टाइम, और सबके सब एक ही टाइम पे हो जाएगी। ऑल दिस एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ रिस्क वी नो विल नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। और ये हमको अच्छे से पता है कि सारे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिस्क है वो सेम टाइम पे मैनिफेस्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि बेस्ट एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एम्प्लाइज द सजेशन गिवन बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट सजेशन स्टेटमेंट बेस्ट एम्प्लॉयर क्या कर रहा है जो ऑथर सजेशन देना चाह रहा था। पहला, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। तो डिस्ट्रीब्यूट करो अपने वेल्थ को अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स में। ठीक है, उतना गलत तो नहीं है। देखते हैं सेकंड, रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी इफ़ यू वांट टू जनरेट वेल्थ। नहीं भाई, अगर वेल्थ जनरेट करना है तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड ए ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वुड मैनेज योर वेल्थ फॉर यू। बट एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्दी की ऐसा तो पैसेज में नहीं बोला कि अनट्रस्टवर्दी थे इसलिए हम इन्वेस्टमेंट सही से नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी नहीं। डी, यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज़ अ रिस्की बिजनेस। बट ये तो जो जानता ही है ना इंडिविजुअल, तभी तो वो रिस्की वाले में कर ही नहीं रहा था और भले ही घर में आइडियल पड़ा रहे लेकिन वो क्या करेगा, रिस्की बिजनेस में नहीं लगा रहा था, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। तो अपना बचा यही आंसर, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट, ताकि रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। ओके,
देन नेक्स्ट पैसेज जो कि क्या बोल रहा है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कल्टिवेटेड नाउ आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर अ सिंगल ट्रेड। ऑल्दो जो भले ही जो मोस्ट जीएम क्रॉप्स हैं जो कल्टिवेट किए जाते हैं आजकल, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर अ सिंगल ट्रेड के लिए इंजीनियर्ड किए गए हैं। इन फ्यूचर क्रॉप्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर मोर देन वन ट्रेड। फ्यूचर में क्या होगा, मोर से एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए उसको इंजीनियर किया जाएगा जेनेटिकली। दैट वन ट्रेड विल बी दी नॉर्म, ये नॉर्म बन जाएगा। 10 biotechnology's role in the agriculture and the regulation of the same cannot be understood solely in the context of the current generation of the GM crops। इसलिए जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है एग्रीकल्चर में और उसका रेगुलेशन है, सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड सोलिली, इस कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं स्टडी कर सकते कि क्या करंट में जनरेट कर रहा है जीएम क्रॉप्स। इंस्टेड देयर इज नीड टू टेक कॉम्प्रहेंसिव लुक, तो हमको एक कॉम्प्रहेंसिव लुक देखने की ज़रूरत है, कॉम्प्रहेंसिवली तरीके से देखने की ज़रूरत है, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस एस्पेक्ट्स को भी देखते हुए, इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये भी कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ऐसे जीएम क्रॉप्स का, सो दैट द पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी कैन बी हार्नेस्ड वाइल मिनिमाइजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट, ताकि जो पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम फुल्ली हार्नेस कर पाए और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सके। गिवन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वेराइटीज that can help in climate change mitigation and adaptation, not using biotechnology as part of the climate change। गिवन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन डेवलपिंग वेराइटीज़ की, अलग अलग वेराइटीज़ डेवलप करें दैट कैन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज में भी वो हेल्प कर सकता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में एंड अडाप्टेशन में। नॉट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान कैन नॉट बी एन ऑप्शन। तो बायोटेक्नोलॉजी को क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में यूज़ ना करना ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हम करेंगे ही बायोटेक्नोलॉजी को यूज़। डोमेस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। तो जो भी डोमेस्टिक रेगुलेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि आइसोलेट करते हुए, आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशन, कि ट्रेड पॉलिसी है उसको आइसोलेट कर दो, ऑब्लिगेशन है जो भी अदर वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आते हैं पैसेज के क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अजम्पशंस का हमको पता है, थोड़ा सा पैसेज के बियॉन्ड जाना है लेकिन अगेंस्ट नहीं, राइट। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी का रेगुलेशन इवॉल्विंग प्रोसेस है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लग रहा है। सेकेंड, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन में रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी के रेगुलेशन के लिए। तो लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, ऐसा कुछ नीड तो नहीं बोला था, लेकिन देखते हैं अजम्पशन में, क्योंकि थोड़ा सा बियॉन्ड सही होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी का रेगुलेशन है वो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसको डिसीजन मेकिंग में लेना चाहिए। तो ये तो बोल भी रहा था कि एक ही तरीके से नहीं देखना बल्कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी देखना है। ओके, तो ये तो होगा ही सही। देन वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द biotechnology regulation improves its effectiveness in dealing with the country's trade policies and international obligation। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के वाइडर इन्वॉल्वमेंट से जो बायोटेक्नोलॉजी का रेगुलेशन वो इम्प्रूव हो जाता है उसकी इफेक्टिवनेस। ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ इसको, 1 और 3 वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, सेकंड गलत था। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन। पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन से क्या ही होगा पॉलिसी डिसीजन में, बल्कि मेन तो हमको बायोटेक्नोलॉजी का देखना है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी को कैसे क्लाइमेट चेंज में यूज़ कर सकता है। देन इसी में ही एक और क्वेश्चन भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। पैसेज का क्रक्स कौन सा बता रहा है। ओके, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन द करेंट डिबेट। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में तो पैसेज में ही बात नहीं की गई है। नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन द करेंट डिबेट ऑन डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स, नहीं। फिर बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट करेंटली यूज इन क्लाइमेट चेंज में यूज़ नहीं किया गया है, मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन मैकेनिज्म। पैसेज में हमको ये बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी को क्लाइमेट चेंज में यूज़ ना करना ऑप्शन नहीं हो सकता, करेंगे ही, पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का होगा ही, ये तो नहीं है। बायोटेक्नोलॉजीज रोल इज़ नॉट कन्फाइंड टू द करंट प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स। ये बात सही है कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड नहीं है कि जो हमारी करंट प्रायोरिटीज है कि एक ट्रेड से या फिर मल्टीपल ट्रेड, उसके अलावा हम इसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू
क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन दोनों कर सकते हैं। तो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं की गई है। तो इससे तो बेटर ऑप्शन यही ही लग रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी रोल है वो कन्फाइंड है करंट। अब ये इसलिए भी गलत है कि नेगेटिव इम्पैक्ट बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं की गई, ऐसा तो कुछ कंसर्न इसमें रेज नहीं किया गया था पैसेज में। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। ओके, सो पैसेज इज सेइंग दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज वोलाटाइल। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है इन जनरल वो वोलाटाइल होता है। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलाटाइल बिकॉज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर। क्योंकि जो अवेलेबल तो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो और ज़्यादा वोलाटाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है अवेलेबल एवेन्यूज है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं। द इंटायर वर्ल्ड देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात की कि एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये इंटायरली हम कैन नॉट बी लेफ्ट टू FDI के ऊपर लेफ्ट नहीं कर सकते। द करेंट FDI फ्लोज आर वोलाटाइल। जो करेंट FDI फ्लो है वो वोलाटाइल है ओवर टाइम एंड अक्रॉस सेक्टर्स एंड रीजन्स। अक्रॉस टाइम एंड सेक्टर्स एंड रीजन्स FDI का इनफ्लो वोलाटाइल ही है, which is a necessary consequence of their search for the higher returns। और ये necessary consequence है उनका their search for the higher return के लिए, तभी तो volatile रहेगा, तभी तो ज़्यादा उनको रिटर्न मिलेगा। The adverse consequences are unstable in employment and accentuation of the income and regional inequalities। और इसका adverse consequences क्या होता है FDI का, कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, असेंचुएशन होता है इनकम का एंड रीजनल इनइक्वालिटीज़ का। अ प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, इज द इनफ्लो ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी फॉरेन से एंड इट्स सब्सिक्वेंट डिफ्यूज़न, और उसका सब्सिक्वेंटली डिफ्यूज़न होगा। ठीक है। However, the technology diffusion is not at all certain। अब जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है वो डिफ्यूज़ भी हो कंट्री में, ये इतना सर्टन नहीं है, एकदम निश्चित नहीं है। बिकॉज क्यों निश्चित नहीं है, बिकॉज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया में प्रूव इनएडुकेट फॉर द डिल्यूजन। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल का, हो सकता है ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया वो मे प्रूव इनएडुकेट फॉर द डिफ्यूज़न के लिए पर्याप्त ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का डिफ्यूज़न ऑल सर्टन नहीं है। ठीक है, नॉट एट ऑल सर्टन। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। क्या अज्यूम कर सकते हैं? फर्स्ट ये बोला है, रिलाइंग ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन इज़ नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी। ये बात तो सही है, यही तो बता रहा था कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा था। सो दैट कुड बी द करेक्ट अजम्पशन, राइट। फिर पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पॉलिसीज हमको लानी चाहिए ताकि वोलेटिलिटी कम कर सके। भाई फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वोलेटिलिटी कैसे कम करोगे पॉलिसी से? पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पॉलिसीज लेके आनी चाहिए ताकि स्ट्रेंथन कर सके डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ऐसे तो नहीं ही है। किसी चीज़ से अगर कोई इशू है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हटा के कुछ नया ही लेके आ जाओ, उससे फ़ायदा भी तो पॉजिटिव भी तो दिखा रहा था ना पैसेज। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि एक की जगह दूसरे को कंपेयर करके उसी को ही अच्छा बोलने लग गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एडिक्वेट नहीं है, इसलिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया ना। तो फोर्थ तो नहीं ही आएगा आंसर में, देन थर्ड तो दोनों में ही है। फिफ्थ में ये बोल रहा है, सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन। सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमको एजुकेशन एंड हेल्थ में करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, ये जो इंडिया में प्रूव इनएडुकेट बोल रहा था ना, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, तो ये इसके कारण हो सकता है। वन के ऊपर देखते हैं, वन क्या बोल रहा था, रिलाय करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन पे इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी नहीं है। तो ये तो फर्स्ट तो सही लग रहा है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ विल बी द करेक्ट आंसर। देन सेकेंड पैसेज ये बोल रहा है, many opportunities to harness the highly skewed seasonal and spatial distribution of monsoon flows which
occur in 4 month period from June to September annually. तो many opportunities to harness, जो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है हार्नेस करने के लिए, जो हाईली स्कीव्ड सीजनल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है ना मॉनसून फ्लो का, वो ऑकर होता है कहाँ पे? 4 मंथ में ही पानी गिरता है, फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर एनुअली, हैव बीन लॉस्ट। तो पहले जो अपॉर्चुनिटी रहती थी हमारे पास हार्नेस करने की, हाईली स्क्यूड जो सीजनल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है मॉनसून फ्लो का, जो 4 मंथ बारिश होती थी, वो लॉस्ट हो चुका है। सिंस दीज फ्यू मंथ्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, अब क्योंकि ये जो मंथ है वो अकाउंट करता है पूरा मोस्ट ऑफ रेनफॉल, तो इसी 4 मंथ में हो जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंट फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, और उसके बाद द नीड फॉर होल्डिंग रेन वाटर इन रिजर्वायर फॉर सब्सिक्वेंटली रिलीजिंग इट फॉर यूज़ ओवर द ईयर इज़ नेसेसरी, नो बडी कैन अफोर्ड टू ओवरलुक। तो जो रेन वाटर को होल्ड करना रिजर्वायर में और उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलीज़ करना यूज़ करने के लिए साल भर, ये एक ऐसी नेसेसिटी है जो कोई ओवरलुक नहीं कर सकता। क्लाइमेट चेंज विल कंटिन्यू टू अफेक्ट द वेदर कंडीशन, क्लाइमेट चेंज तो अफेक्ट करता ही रहेगा वेदर कंडीशन को और क्रिएट करता ही रहेगा वाटर शॉर्टेजेस एंड एक्सेसेस, व्हाइल मिलियंस सफ़र फ्रॉम ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण मिलियंस सफ़र करेंगे ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। वाटर इन द कंट्रीज मैनी रिवर फ्लो अनयूटिलाइज्ड, जो वाटर है कंट्री के बहुत सारे रिवर में वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाता, एंड आर डिस्चार्ज इनटू द सी एवरी ईयर, वो डिस्चार्ज हो जाता है सी में। देखते हैं क्वेश्चन पैसेज का क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इंडिया के लिए? करेक्ट आंसर चूज करना है। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स शुड बी अंडरटेकन, तो अब यहाँ पे पैसेज में बोला तो है कि रिवर का वाटर यूज़ नहीं हो पाता, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है कि इंटरलिंक किया जा सके रिवर्स को। सेकेंड ये बोल रहा है अ नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब ये तो हमको पैसेज में ही बोला कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर ही नहीं सकते, कोई ओवरलुक कर ही नहीं सकता कि हम कैसे मतलब रिजर्वायर बना के रेन वाटर को होल्ड करने वाला काम को, तो ये भी सही लग रहा है। फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड ईजी लोन फॉर डिगिंग बोरवेल, भाई तुम ऐसे ग्राउंड वाटर टेबल है मतलब उससे पानी निकालोगे, ये तो वैसे ही मेजॉरिटी मतलब मेजर कंसर्न है, तो गवर्नमेंट इसको क्यों प्रोवाइड करेगी? और ऊपर से पैसेज में ऐसा कुछ सॉल्यूशन दिया भी नहीं कि बोरवेल डिग करने की ज़रूरत है, तो थर्ड तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इधर सेकंड तो सही है ही। 4-5 देख लेते हैं, अगर 4-5 में से एक भी गलत हुआ तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यूसेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बाई लॉ, लॉ से रेगुलेट करने से क्या होगा? पानी होना भी तो चाहिए। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर अमंग रीजन्स शुड बी रेगुलेटेड बाई द यूनियन, गवर्नमेंट से रेगुलेट करवाएंगे तभी ठीक होगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सिस्टम? नहीं भाई, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन वेन एवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुल्ली इंजॉय इट्स बेनिफिट्स। पीपल है वो कब इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में? जब उनको फुल्ली वेन एवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम, जब उनको इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है टू फुल्ली इंजॉय इट्स बेनिफिट, तब वो पीपल क्या करते हैं? अपने एजुकेशन में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है टू फुल्ली इंजॉय इट्स बेनिफिट। अगेन दिस इज फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट द रिटर्न ऑन एजुकेशन इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइजेस। ओके, अगेन दिस इज फॉर द ऑब्वियस, अगेन ये ऑब्वियस रीजन क्या है कि जो रिटर्न है ऑन द एजुकेशन, दैट द रिटर्न ऑन एजुकेशन इंक्रीजेस, जो रिटर्न एजुकेशन का इंक्रीज हो जाता है एज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइज होते जाता है। ठीक है, व्हेन द पीपल थैंक टू लोअर टैक्स रेट्स, जब लोग लोअर टैक्स रेट को थैंक करते हैं, आर अलाउड टू रिटेन मोस्ट ऑफ द हायर इनकम that they gain from each incremental level of education, it makes eminent sense to invest in the education। जब लोग हैं लोअर टैक्स रेट को थैंक कर रहे हैं कि वो आर अलाउड टू रिटेन मोस्ट ऑफ हायर इनकम है उनके पास, जो उनको उनके इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन के कारण मिला, तो ये एमिनेंट सेंस बनाता है कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टैक्स द हायर इनकम ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स एट इवन हायर रेट्स पे, अगर गवर्नमेंट उनको और ज़्यादा टैक्स लगा रही है, मतलब जो इनकम ज़्यादा कमा रहे हैं ऐसे एजुकेटेड इंडिविजुअल पे अगर गवर्नमेंट हायर टैक्सेस लगा रही है, इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस टू इन्वेस्ट इन द एजुकेटिंग वन सेल्फ फर्दर। तब इंसान खुद को और एजुकेट करने में बहुत कम ही इन्वेस्ट करना चाहेगा,
The same incentive apply to the parents who decide on whether to invest in their children's education, और सेम इंसेंटिव पेरेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है कि वो अपने चिल्ड्रन है उसके एजुकेशन में वो पैसा लगाना चाह रहे हैं या नहीं। तो विथ रेफरेंस टू दी अबव पैसेज अजम्पशन क्या किया जा सकता है, ठीक है। वैलिड अजम्पशन क्या होगा, फर्स्ट ये बोल रहा है लोअर टैक्स रेट इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट होगा इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन दी हायर एजुकेशन। अगर लोअर टैक्स होता है कंट्री में तो इनवेरिएबली वो ट्रांसलेट होगा ही होगा, बोल रहा है इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन। अब पूरे पैसेज में सिर्फ एजुकेशन की बात की गई है, हायर एजुकेशन या लोअर एजुकेशन की बात तो नहीं की गई है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हाँ सिर्फ एजुकेशन की बात की गई है, हायर एजुकेशन में ही इनवेरिएबली ट्रांसलेट होगा ये नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट सही नहीं हो सकता, सेकंड थ्री में से कोई एक सही होगा। देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है एजुकेशन में तो ये चीज़ इंश्योर करती है इकोनॉमिक फ्रीडम। पैसेज में उल्टा बोला था, पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन वेन एवर दे आर ग्रांटेड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो एजुकेशन में वो इन्वेस्ट तब करेंगे जब उनको फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर्स, तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होगी तो वो फ्रीडम होगा, तो ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं हो सकता। इकोनॉमिक फ्रीडम हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। तो इकोनॉमिक फ्रीडम अगर दी जाती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन कैपिटल में, हाँ क्योंकि वो जब इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है तो वो क्या करता है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट पैसेज ये बोल रहा है कि अवर अर्बन बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आवर सिटीज़ अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म आर पुट इन प्लेस। तो जब ये अनलेस करके बोलते हैं उसके बाद मेन इशू यही बता दिया रहता है कि जो अर्बन बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ की वो पॉसिबली इंश्योर नहीं कर पा रही है सस्टेनेबल डिलीवरी वाटर की हमारे सिटीज़ में। क्यों, क्योंकि जब तक कब तक नहीं कर पाएगी सही तरीके से सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, जब तक जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है हमारी कंट्री का वो पुट इन प्लेस नहीं किया जाता। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन दी कलेक्टिंग इट फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ट्रीटिंग इट एंड मेक इट पोटेबल, पीने योग्य बनाने के लिए। तो जो वाटर डिलीवरी है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आपको कलेक्ट करना रहता है वाटर को नेचुरल सोर्स से, देन ट्रीट करो उसको एंड देन उसको पोर्टेबल बनाओ एंड लेइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप्स फॉर डिलीवरी टू दी यूज़र्स तक का उसको डिलीवर करने के लिए नेटवर्क ऑफ पाइप्स भी बनाना होगा। तो हैवी इन्वेस्टमेंट वाला काम है डिलीवरी करना वाटर का। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट द सीवर्स कैन कैरी द वेस्ट वाटर टू दीज प्लांट्स टू इंश्योर दैट नो अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट होगी क्या, इन्वेस्टमेंट सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे जहाँ पर सीवेज कैरी करेगा वेस्ट वाटर को इन प्लांट्स में, और उसके बाद ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि नो अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज, की कोई भी जो अनट्रीटेड सीवेज है वो डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज बैक इनटू दी नेचुरल वाटर बॉडीज में तो नहीं डाला जा रहा है जो अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट है उसको। इफ़ आवर सिटीज़ वर रिच, अगर हमारी सिटीज़ इतनी रिच होती है, रिच इनफ टू मीट द इंटायर कॉस्ट, अगर हमारी सिटीज़ इतनी रिच होती कि वो पूरे कॉस्ट को मीट कर सके, दैट वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री, तब भले हम वाटर को फ्री दे सकते थे, बट दे आर नॉट, बट हमारी सिटीज़ तो रिच है नहीं तो हम फ्री नहीं दे सकते वाटर को। अब मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज क्या कन्वे किया गया है पैसेज के द्वारा। फर्स्ट ये बोल रहा है अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू द यूजर चार्जेस। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को रिकवर करना चाहिए कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। पूरे पैसेज में वैसे भी कॉस्ट की बात की गई कि बहुत कॉस्टली है हमारी सिटीज़, तो इतनी रिच है नहीं कि फ्री फोकट में तुमको पानी दे दे, तो कॉस्ट तो यूजर चार्जेस तो लगाना पड़ेगा, सही तो लग रहा है। आगे देखते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट दी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिटीज़। इफिशियंट नहीं है ऐसा थोड़ी ना है भाई, पैसा नहीं है हमारे पास और इतना सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब है, तो एफिशिएंसी की बात नहीं की गई थी पैसेज में, तो बी नहीं हो सकता सही। सी बोल रहा है वाटर शॉर्टेज इन अवर सिटीज़ इज़ अ पेरेनियल प्रॉब्लम है दैट कैन नॉट बी सॉल्व, तो ये दैट कैन नॉट बी आंसर। डी क्या बोल रहा है
In view of the water crisis in our cities, there is an urgent need to limit the population of cities by adopting an upper limit of the population size. क्या ही illogical सा लॉजिक है कि पॉपुलेशन को साइज को लिमिट करो तो जो वाटर क्राइसिस हमारी सिटीज़ का ठीक हो जाएगा. फर्स्ट विल बी आवर आंसर. ठीक. सेकेंड ये क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज क्या अजम्पशन किया जा सकता है. रिच सिटीज़ ओनली कैन इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर. ऐसा है क्या कि रिच सिटीज़ ही है वही सस्टेनेबली डिलीवर कर सकती है वाटर और कोई नहीं कर सकता. नहीं भाई, रिच सिटीज़ होने के लिए पैसेज में ये बोला कि रिच सिटीज़ होती तो डिलीवरी ऑफ वाटर फ्री होता, बट हमारी सिटीज़ रिच नहीं है तो हम फ्री नहीं दे सकते, ये बोला. ऐसा नहीं कि रिच सिटीज़ होगी तभी हम डिलीवरी ऑफ वाटर सस्टेनेबली इंश्योर कर पाएंगे, नहीं. सेकेंड ये बोला सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज़ मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउस होल्ड. सस्टेनेबल डिलीवरी वाटर का सिटीज़ में वो कहीं ज़्यादा है, मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू दी हाउस होल्ड को पानी देने के अलावा भी सस्टेनेबल डिलीवरी को इंश्योर करना है तो उससे कहीं ज़्यादा है. जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज से पहले वाटर लॉ फिर ट्रीट करो, उससे फिर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ तो सही है ये. दैट कैन बी अज्यूम्ड. सेकेंड ओनली विल बी करेक्ट. Next passage is saying that in India, agriculture still engages about half of its workforce. तो एग्रीकल्चर में अभी भी इंडिया में हाफ ऑफ वर्कफोर्स तो यही है. एंड अबाउट 85% ऑफ इट्स फार्म्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल. और 85% इंडिया के जो फार्म है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, मतलब कि अप टू 2 हेक्टेयर वाले लैंड है. कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम, कंपेयर अगर हम करें इंडिया को चाइना एंड वियतनाम से विच हैव एक्सपीरियंस्ड फास्ट स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो चाइना एंड वियतनाम ने क्या किया है, फास्ट स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया है. इंडिया स्टोरी इज़ ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन. इंडिया की स्टोरी तो स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है. एज अ रिजल्ट पावर्टी रिडक्शन इन इंडिया वॉज एट मच स्लोअर पेस में था. ठीक है, तो पावर्टी हमारे यहाँ पे रिड्यूस हुई लेकिन उसका पेस बहुत स्लो था क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर से ट्रांसफॉर्मेशन स्लो था. 1988 to 2014 compared to the China and Vietnam, India's poverty reduction was slow during 1988 to say 2005, but during 2005 to 2012 it accelerated dramatically. Almost 3 times a faster reduction was than during the earlier period. What did India do during this period? तो इंडिया ने 2005 से 2012 में ऐसा क्या किया कि पावर्टी का रिडक्शन का रेट 3 टाइम्स रिडक्शन होना शुरू हो गया. रिसर्च रिवील करता है दैट द रिलेटिव प्राइस सिनेरियो चेंज सिग्निफिकेंटली, कि जो रिलेटिव प्राइस सिनेरियो था वो चेंज हुआ. ये रिसर्च से पता चला बाई मोर देन 50% इन फेवर ऑफ द एग्रीकल्चर के फेवर में गया प्राइस इन द वेक ऑफ द राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस. क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस रेज हो रहे थे तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी रेज हुए और जिसके कारण दिस बूस्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर. में भी क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया बाई मोर देन 50% से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया एग्रीकल्चर में. एज अ रिजल्ट एग्री GDP ग्रोथ टच्ड 4.1% ड्यूरिंग 2007-12 एज अगेंस्ट 2.4% ड्यूरिंग द 2002 to 2007. The net surplus of agri trade touched $25 billion in 2013-14. Real farm wages rose by 7% per annum से जो real farm wages है वो raise हुए. All this led to the unprecedented fall in the poverty. and ये सब चीज़ lead किया unprecedented fall in the poverty. Okay. Assumptions कौन से valid है बताना हमको. Structural and rural transformation is impossible when farms are mainly small and marginal है, तो impossible है. हमने तो देखा ना कि स्लोली हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया. अब अगेन ये एग्जांपल है कि कैसे पैसे से कीवर्ड उठाता है और उसके बाद फिर ट्रैप बना के हमको फंसाने का कोशिश करता है. तो 1 कैन नॉट बी करेक्ट. ठीक है, पैसेज का वर्बेटिव वाला जो कीवर्ड रहता है वो कभी भी आंसर नहीं होता है क्योंकि वो मीनिंग चेंज कर देता है ना उसका. देन सेकेंड क्या बोल रहा है, अ गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. अगर गुड प्राइस है तो इंसेंटिवाइज कर सकता है इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में. हमने देखा भी पैसेज में कि कैसे ग्लोबल प्राइस बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में आ रहे थे. तो सेकंड शुड बी करेक्ट है ना. देखते हैं. इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन्स ऑफ फॉर हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक लाइव स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर. इसकी तो बात ही नहीं हुई थी और वैल्यू चेन सप्लाई चेन की भी बात नहीं हुई थी. थर्ड कैन नॉट बी द आंसर. आ गया सेकेंड एंड फोर्थ. हायर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर एसेंशियल फॉर इंडियाज पावर्टी रिडक्शन. अब इसको हटाने के लिए
हम ये भी देख सकते हैं 2 एंड 3 तो कहीं सही नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे जा रहा है। हायर ग्लोबल प्राइसेस है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, वो इसेंशियल है इंडिया की पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए, तो ये तो ज़्यादा गलत है यार। एक बार को ये 3rd वाला है वो सही हो भी सकता है कि इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन बिल्ड करने की ज़रूरत है, हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स जैसे लाइव स्टॉक। अच्छा, और हमने अजम्पशन में देखा था ना कि थोड़ा सा पैसे से बियॉन्ड जाता है, ये थोड़ा बियॉन्ड तो क्या है लेकिन काउंटर नहीं कर रहा है, बट ये काउंटर कर रहा है। हायर ग्लोबल प्राइसेस है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, वो इसेंशियल है, तभी ही इंडिया की पॉवर्टी रिडक्शन हो पाएगी, तो एकदम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। 4 कैन नॉट बी आंसर, 2nd एंड 3rd विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, देन इसी में ही एक और क्वेश्चन भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज। क्रिटिकल मैसेज क्या है पैसेज का? इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर में हमको क्या करने की ज़रूरत है? लार्ज स्केल ऑफ फार्म करने की ज़रूरत है रूरल एम्प्लॉयमेंट को। ऐसा तो पैसेज में नहीं बोला कि ऑफ फार्म कुछ करने की ज़रूरत है। इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने से क्या होगा? पॉवर्टी रिडक्शन करना है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगेन ये इससे बेटर है, ऐसा नहीं करना है वाला, ऐसा वाला ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज़ की टू रिड्यूस पॉवर्टी इन दी नियर फ्यूचर। इंक्लूसिवली अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हम करते हैं तो ये हमको हेल्प करेगा रिड्यूस करने में पॉवर्टी नियर फ्यूचर में, ये सही है। तो हमको वैसे भी लग ही रहा था कि जो फर्स्ट है वो गलत है ही, कि लार्ज स्केल ऑफ फॉर्म रूरल एम्प्लॉयमेंट करवा दो। एग्रीकल्चर में अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्या फॉर्म छोड़ के दूसरा काम ही करने लग जाएंगे पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए? नहीं, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ करने की ज़रूरत है, ठीक है। देन नेक्स्ट पैसेज, ओके, स्पेनिश शिप्स इन द लेट 16th century फर्स्ट ब्रॉट द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम साउथ अमेरिका। ओके, अब यही चीज़ था प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था जहाँ पर ये बताना था कि कौन कौन से इंडियन मतलब नेटिव है इंडिया का। तो अगर हमने पैसेज से ही ये चीज़ याद रखी होती कि पोटैटो है उसको स्पेनिश शिप से 16th century में पहली बार लाया गया था पोटैटो ट्यूबर को साउथ अमेरिका से, या फिर ये पता चला कि पोटैटो इंडिया की तो नहीं है नेटिव, अगर साउथ अमेरिका से लोग यूरोप में लेके जा रहे हैं तो ये, तो फिर इससे अंदाज़ा लग सकता है ना। Whereby in the early 19th century it had become a reliable backup to the cereal crops के लिए potato tuber था, वो reliable backup था early 19th century तक, particularly in the cold rain-soaked soil of Ireland. The Irish were soon almost wholly dependent on the potato as their staple food। और धीरे धीरे क्या हो गया, जो आयरिश पीपल थे ऑलमोस्ट होली डिपेंडेंट होने लग गए पोटैटो पे एज देयर स्टेपल फूड, एंड दे वर प्लांटिंग प्राइमरली वन प्रोडिजियस वेराइटी। और उसके बाद फिर वो प्राइमरली क्या करने लगे, प्लांट करने लगे प्रोडिजियस वेराइटी द लंपर पोटैटो हुज जेनेटिक फ्रैटिलिटी क्या लिखा है, फ्रैलिटी वुड बी क्रूअली एक्सपोज्ड बाय द फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो ये जो लंपर पोटैटो था उसका जो जेनेटिक फ्रैलिटी था कि वो क्रूली वो एक्सपोज हो गया इस फंगस के द्वारा, कि फंगस से अटैक हो जाता था जो लंपर पोटैटो है। इन 1845 स्पोर्स ऑफ द डेडली फंगस बिगेन स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री। और ये जो डेडली फंगस है वो स्प्रेड होना चालू हो गया 1845 में, डिस्ट्रॉय कर दिया नियरली ऑल द लंपर्स इन इट्स पाथ। द रिजल्टिंग फेमाइन किल्ड और डिस्प्लेस्ड मिलियंस। और जिसके कारण फेमाइन आ गया वही आयरलैंड में, और मैनी मिलियंस डिस्प्लेड भी हो गए, ठीक है, डिस्प्लेस्ड हो गए। अब इसके बेसिस पे हमको बेस्ट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रिटिकल मैसेज फ्रॉम द पैसेज। ओके, फर्स्ट, फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू अ कंट्री द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट कंट्री शुड बी सुटेबल। तो सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन सुटेबल होना चाहिए कोई भी फॉरेन प्लांट इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा बोल रहा है। तो बात तो ठीक है, लेकिन पैसेज का फोकस ऐसा नहीं था कि हम इंट्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत आ रही थी। इंट्रोड्यूस होने के बाद फंगस से अटैक हो गया तो फंगस वाला पॉइंट तो इधर आया ही नहीं, तो पैसेज में उसको ऐसे दिखाने के लिए थोड़ी डाला था, ये तो नहीं आएगा फिर तो। एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स। ये तो रिप्लेस कर दिया था ना, तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं रिप्लेस करेगा। Then C, some of the fungal infection of the plants cannot be prevented or stopped from spreading across large areas।
कुछ फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं प्लांट में जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं या स्टॉप नहीं कर पाते हैं स्प्रेड होने से अक्रॉस लार्ज एरिया। यही तो पैसेज में दिखा भी रहा था। तो देखते हैं आगे का ऑप्शन, रिलाइंग ऑन होमोजीनियस फूड सोर्स इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल। होमोजीनियस फूड सोर्स पे रिलाई करना, जो होमोजीनियस फूड है उस पर रिलाई करना वो डिज़ायरेबल नहीं है, फूड सोर्स पे ये डिज़ायरेबल नहीं है। यही तो पैसेज में भी बता रहा था कि जो लंपर पटाटो के ऊपर पूरा जो आयरलिस वाले हैं वो कम्प्लीटली रिलाई कर रहे थे और उसके बाद तो फंगस से पूरा ही इफेक्ट हो गया। अब इन दोनों में फर्स्ट आंसर देखते हैं कौन सा हट रहा है। सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं प्लांट का दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरियाज में अक्रॉस होने से। तो प्रिवेंट ही नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ा नहीं बोल सकते कि कैसे ही प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। स्टॉप ही नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डी थोड़ा ज़्यादा सही है, वैसे तो सी भी सही है लेकिन डी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कवर कर रहा है क्रिटिकल मैसेज पैसेज का कि होमोजेनियस फूड पे रिलाय करना डिज़ायरेबल नहीं है। एक ही फूड पे रिलाय मत करो कि फंगस आए वो सभी ख़त्म हो गया और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई स्टेबल फूड ही नहीं बचा। ठीक, नेक्स्ट पैसेज, इंडिया इज़ एट वंस अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज। इंडिया एक समय पे क्या था, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज में से था एंड होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन। और सबसे ज़्यादा माल नरिश्ड चिल्ड्रन इंडिया में ही थे इन द वर्ल्ड। देयर आर रीजन्स वेयर माल न्यूट्रिशन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन बट द नॉर्म। यहाँ इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ देयर आर रीजन्स, इंडिया में कुछ ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर माल न्यूट्रिशन एक्सेप्शन नहीं है बल्कि नॉर्म है। एंड अक्रॉस द कंट्री malnutrition is the cause of the death for roughly half the 1.3 billion children who died before their 5th birthday। से पहले मरने वाले बच्चे हैं उनमें से हाफ ऑफ द डेथ का कॉज तो माल न्यूट्रिशन ही है। इवन दो चिल्ड्रन हु सर्वाइव सफ़र, इवन जो चिल्ड्रन सर्वाइव कर जाते हैं वो सफ़र करते हैं परमानेंटली फ्रॉम द डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन टू देयर बॉडीज एंड माइंड्स फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ द राइट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे थे माल न्यूट्रिशन से और वो बच गए, लेकिन वो अब लाइफ टाइम परमानेंटली सर्वाइव करते करते सफ़र कर रहे हैं क्योंकि जो डैमेज हो गया है ऑलरेडी उनकी बॉडीज़ से, उनकी बॉडीज़ के ऊपर, उनके माइंड्स के ऊपर, वो इनफ माइंड्स फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ, जो कि राइट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स सही समय पे नहीं मिलने के कारण हुआ, इसके कारण वो लाइफ टाइम सफ़र कर रहे हैं। अराउंड 44 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द 5 आर स्टंटेड। 5 से कम वाले एज में जो 44 मिलियन चिल्ड्रन है वो स्टंटेड है। स्टंटेड में हाइट वर्सेस वेट का रेशियो देखते हैं। दैट मेक्स इट हार्ड फॉर देम टू लर्न इन स्कूल। और इसके कारण क्योंकि अगर वो माल नरिश्ड है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्कूल में लर्न करना एंड सब्सिक्वेंटली अर्न अ लिविंग एज एडल्ट्स। देयर लाइफ टाइम अर्निंग्स पोटेंशियल इज़ ऑलमोस्ट अ क्वार्टर लेस दैन दैट ऑफ देयर हेल्दी पीयर्स। और उनकी ये जो लाइफ टाइम अर्निंग है, लाइफ टाइम अर्निंग्स पोटेंशियल इज़ ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, उनकी जो लाइफ टाइम अर्निंग्स है, अर्निंग पोटेंशियल है, वो लगभग 1/4 हो जाती है देन दैट ऑफ देयर हेल्दी पीयर के कंपैरिजन में देखें तो। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है। क्या मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगा, करेक्ट चूज़ करना है। इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी तो क्या माल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। गर्ल्स शुड बी इनकरेज्ड टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी। गर्ल्स हैं उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने मैरिज को डिले करें और फर्स्ट प्रेगनेंसी को। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि वेमेन अगर माल नरिश्ड होगी तो चिल्ड्रन भी माल नरिश्ड होगा। तो ये चीज़ हम अज्यूम कर सकते हैं या इम्प्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सही होना चाहिए। मदर्स शुड बी इनकरेज्ड टू ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये तो करना ही चाहिए, तभी तो माल नरिशमेंट कम होगा, है ना। फोर्थ ये बोल रहा है कि द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ टू ऑल शुड बी इंश्योर्ड। तो सेफ और ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन होगा तो भी माल नरिशमेंट और ये सब बाकी चीज़ है वो ठीक रखा जा सकता है। तो मुझे तो 2, 3 एंड 4 करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं। अथॉरिटीज शुड इंश्योर दैट वैक्सीनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड। अथॉरिटीज शुड इंश्योर दी वैक्सीनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड। तो फर्स्ट को पहले हटाते हैं, फर्स्ट तो नहीं ही होगा और सेकंड थर्ड
तो सही लग रहा है। 3 and 5 बस सही हो सकता है क्या? अथॉरिटी शुड इंश्योर वैक्सीनेशन प्रेस्क्राइब, अगर 5th सही है ही, 3 सही है ही, तो 2 and 4 को देख लेते हैं, कहीं 2 and 4 में गलत तो नहीं। शुड बी इनकरेज टू डिलीवरीज, नहीं, ये तो सही लग रहा है, तो 2, 3, 4, 5 करेक्ट होंगे। ओके, देन नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पैसेज ये बोल रहा है पल्स वैरायटी, पूसा अरहर पल्स की वैरायटी है। अब यहाँ पर से थोड़ा सा याद रख लेना, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ लें। पल्स मतलब दाल की वैरायटी है। पूसा अरहर 16 हैज़ द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन द पैडी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो पल्स वैरायटी है, उसमें पोटेंशियल है कि हम उसको ग्रो कर सकते हैं पैडी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड इवेंचुअली इन ऑल ऑफ इंडिया, और इवेंचुअली सारे इंडिया में सब जगह कर सकते हैं इसको ग्रो। इट्स yield about 2000 kg per hectare है, will be significantly greater है than those of the existing varieties and because of its size it will be uniform। तो जो भी existing varieties है उससे तो बहुत ज़्यादा ही है पूसा अरहर का yield, और and because its size will be uniform it will be amenable to mechanical harvesting and attractive feature for the farmers in the northern India में attractive feature है कि आप mechanical harvesting इसमें कर सकते हैं, will be amenable। who currently use this technology for paddy, जो कि ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग वो पैडी के लिए यूज़ करते हैं, वो पूसा अरहर में भी ये यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरहर स्ट्रॉ अनलाइक पैडी स्ट्रॉ इज ग्रीन एंड कैन बी प्लाउड बैक इनटू द सॉइल। तो जो पूसा अरहर का जो स्ट्रॉ है ना, वो पैडी के स्ट्रॉ के जैसा नहीं है, तो अरहर के स्ट्रॉ को हम वापस से प्लाउ बैक कर सकते हैं इनटू द सॉइल। इन पैडी स्ट्रॉ द प्रॉब्लम इज द हाई सिलिका कंटेंट। पैडी का जो स्ट्रॉ होता है ना, उसमें क्या दिक्कत आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है, विच डज नॉट अलाउ फॉर ईजी डिकम्पोजिशन। इसलिए जो पैडी का जो स्ट्रॉ है वो ईजिली डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए उसको स्टबल बर्न कर देते हैं ना फार्मर्स। इन द केस ऑफ अरहर के केस में जो फार्मर है, इवन आफ्टर कंबाइंड हार्वेस्टिंग जस्ट नीड्स टू रन अ रोटोवेटर, बस रन करने की ज़रूरत है, टू कट द लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ इनटू पीसेस विच कैन बी प्लाउड बैक एंड विल डिकम्पोज वेरी फास्ट, डिकम्पोज हो जाएगा। ऑल दिस इज डिफिकल्ट विथ लेफ्ट ओवर पैडी, और पैडी का जो स्टॉक्स था, स्ट्रॉ था, उसके साथ तो ये दिक्कत थी, तो ये वो उसमें नहीं हो पाता था कि रोटोवेटर रन करो और वापस से उसमें उगा सको। दैट कैन नॉट बी इजली सॉल्वेज और प्लाउ बैक। तो पैडी का दिक्कत बता रहा है ये कि कैसे नहीं हो सकता था उसमें, और अरहर वाले में हो रहा है। फार्मर्स देयरफॉर चूज द ईजीएस्ट ऑप्शन सिंपली बर्निंग, और इसलिए पैडी के स्टॉक के साथ फार्मर ईजीएस्ट ऑप्शन चूज करता था बर्न करने का। ठीक है, अब मोस्ट रैशनल इन्फ्रेंस क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं पैसेज से। पहला ये बोल रहा है फार्मर्स इनकम विल बी हायर विद पल्स कल्टिवेशन देन पैडी कल्टिवेशन। पैसेज में बताया क्या कि किसका इनकम ज़्यादा होगा, हमको तो स्ट्रॉ का के बारे में ही बस बता रहा था, ये तो नहीं हो सकता। पल्स कल्टिवेशन कॉज लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू पैडी कल्टिवेशन, हाँ हम ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पल्स कल्टिवेशन में जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और पैडी में तो स्ट्रॉ है उसका दिक्कत हो रहा था, ऐसा पैसेज में बता रहा था, तो दैट कैन बी अज्यूम्ड। फर्स्ट को पहले हटाते हैं एंड सेकंड शुड बी, सेकंड सही, 3 तो हो गई, 5th बस पढ़ लेते हैं। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ फॉर स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का कॉज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है। भाई मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होते तो स्टबल बर्निंग नहीं होती ना, तो 5 हटाओ, 2nd and 3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। पल्स स्ट्रॉ कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एग्रीकल्चर पैडी स्ट्रॉ हैज़ नो यूजफुलनेस, कोई यूजफुलनेस नहीं है, गलत। 2nd and 3rd विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट पैसेज, इन इंडिया अथॉरिटीज ऑलवेज लुक टू स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर। इंडिया में क्या करते हैं अथॉरिटीज़ है, वो हमेशा ये देखते हैं कि कैसे मैक्सिमम अमाउंट वाटर का स्टोर किया जा सके रिजर्वायर में ड्यूरिंग मानसून सीजन, विच इज़ देन यूज्ड फॉर एरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द समर मंथ, ताकि ये जो स्टोर वाटर है उसको बाद में एरीगेशन के पर्पज़ के लिए एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जा सके। इट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट द वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वायर शुड बी केप्ट बिलो अ सर्टेन लेवल। इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है कि एक सर्टेन लेवल से नीचे रिजर्वायर में पानी रखना चाहिए बिफोर ऑनसेट ऑफ द मानसून सीजन। मानसून सीजन के आने से पहले एक अमाउंट का वाटर रखना चाहिए, क्योंकि मानसून सीजन में पानी और आएगा ना इसमें। दिस इज सो दैट व्हेन मानसून रेन्स कम देयर इज स्पेस टू स्टोर, ताकि जब मानसून आए तो स्पेस हो तुम्हारे रिजर्वायर में उस एक्सेस रेन वाटर को स्टोर करने का, एंड ऑल्सो सो दैट वाटर
कैन बी रिलीज इन अ रेगुलेटेड मैनर में पानी को तुम रिलीज कर सको, बट द अथॉरिटीज स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर इवन बिफोर द क्लोज ऑफ द मानसून, इवन बिफोर क्लोज ऑफ मानसून। तो मानसून के क्लोज होने के पहले भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अथॉरिटीज स्टोर करके रखती है। क्यों? ओनली टू इंश्योर ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एरीगेशन के लिए। ठीक है, अब अज्यूम हम क्या कर सकते हैं, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। हाई रिस्क इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वायर आर ड्यू टू अवर ओवर डिपेंडेंस ऑन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्योंकि ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, इसलिए हाई रिस्क इन्वॉल्व है मैक्सिमम वाटर को स्टोर करने में इन रिजर्वायर। देख लेते हैं, पता नहीं चल रहा फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुल्ली यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग मानसून सीजन। स्टोरेज कैपेसिटी है डैम का, वो फुल्ली यूज़ नहीं करना चाहिए बिफोर और ड्यूरिंग मानसून सीजन के टाइम पे। फिर रोल ऑफ डैम इन फ्लड कंट्रोल इज़ अंडरस्टिमेटेड इन इंडिया। रोल है डैम का फ्लड कंट्रोल में, वो अंडरस्टिमेट किया जाता है इंडिया में। मुझे तो तीनों ही ठीक लग रहा है, कुछ एक्सट्रीम है नहीं, क्योंकि ये थर्ड वाला ये बोल रहा है कि रोल है डैम का फ्लड कंट्रोल में अंडरस्टिमेट किया जाता है, तभी तो अथॉरिटीज़ है वो बिफोर एंड ड्यूरिंग मानसून है वो क्लोज करके रखे रहती है। तो तीनों ही अजम्पशन करेक्ट है, क्योंकि सेकंड भी ये बोल रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी है डैम का, वो फुल्ली शुड नॉट बी फुल्ली यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग मानसून सीजन के टाइम पे जो स्टोरेज कैपेसिटी डैम की उसको फुल्ली यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये फर्स्ट ये बोल रहा है कि हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है होल्ड करने में मैक्सिमम वाटर को रिजर्वायर में। तो ज़्यादा रिस्क है ना रिजर्वायर में मैक्सिमम वाटर स्टोर करने में, ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस है क्योंकि हमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे हम जनरेट करें ना इरीगेशन। तो तीनों ही करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया वॉज सेव्ड लार्जली बाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है इंडिया में वो सेव हुआ है लार्जली इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया कंट्री में, देन बाय द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल। ना कि लोगों की इकोनॉमिक प्रायोरिटी थी कि हमको इकोनॉमी को लिबरेट करना है, और बाय ए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। दस देयर वर लिमिटेशंस इन द कॉन्सेप्शन एंड डिज़ाइन। इसलिए हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्शन एंड जो डिज़ाइन है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का वो उसमें लिमिटेशन है, विच हैव बीन सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड बाय द एक्सपीरियंसेस, जो कि हम सब्सिक्वेंटली वैलिडेट कर पा रहे हैं हमारे ही एक्सपीरियंस से। जैसे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, परसिस्टेंट पॉवर्टी का होना, राइजिंग इनइक्वालिटी हैव माउंटेड एज प्रॉब्लम्स सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगिन। जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगिन हुआ ये सारी प्रॉब्लम्स हमने एक्सपीरियंस किया है। एंड ऑल दिस ईयर्स लेटर फोर क्वाइट क्राइसिस कन्फ्रंट द इकोनॉमी। और ऑल दिस ये ईयर्स हम ये चार जो क्वाइट क्राइसिस है वो कन्फ्रंट करी है इकोनॉमी को। कौन से चार क्वाइट क्राइसिस है? एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन एज कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में ये कॉन्स्ट्रेंट बन गई है। These problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into meaningful development. और इन प्रॉब्लम को हमको रिजॉल्व करना ही होगा अगर हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए सस्टेन्ड मैनर में एंड ट्रांसफॉर्म कर सके उसको मीनिंगफुल डेवलपमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रैशनल लॉजिकल इन्फ्लुएंस है पैसेज का। इट इज़ इसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन द क्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट। यही तो पैसेज में बोल भी रहा कि अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हमको इकोनॉमिक रोल है उसको रीडिफाइन एंड रीथिंक करने की ज़रूरत है। तो सही तो लग रही है। इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर्स नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन देम। सोशल सेक्टर में पॉलिसीज सही से नहीं है ऐसा तो नहीं बोल रहा है, तो सेकंड तो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ओनली शुड बी करेक्ट। बट वेट, यहाँ पर हमको एजुकेशन वगैरह की चार प्रॉब्लम कौन कौन सा दिया था? ऑल दिस ईयर्स फोर क्वाइट क्राइसिस कन्फ्रंट कर रही इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन भी बोला है। तब तो इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर एंड नॉट मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो दैट कुड बी करेक्ट, क्योंकि फोर क्राइसिस हो रही है तो उसको भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, तो सेकंड भी सही होना चाहिए ऐसा तो। ओके
तो सही होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू दी अबव पैसेज दी फॉलोइंग अजम्पशंस क्या होंगे? इंडियाज इकोनॉमी नीड्स टू बी ग्रेटली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी से इंडिया की इकोनॉमी को लिंक करने की ज़रूरत है, सो हैज़ टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एंड टू सस्टेन दी ग्रोथ मोमेंटम। इंडिया की इकोनॉमी तो लिबरलाइज हो गई, तो ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड है ना, ये तो गलत ही हो गया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वुड कॉज लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ which would reduce poverty and create sufficient employment in the long run। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण ही तो ये सारे इशू बता रहा था, ये तो पैसेज के अगेंस्ट जा रहा है, तो नीदर वन नॉट टू। देन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट सेट ऑफ पैसेजेस, 5 पैसेज हैं या लेट्स डू इट क्विकली। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ स्टार्टेड श्रिंकिंग। जो बैंक क्रेडिट है इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो जाता है वो श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है। इट्स डिक्लाइन हैज़ बीन अ सीरियस कंसर्न एज क्रेडिट ग्रोथ इज एसेंशियल टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट। इट्स डिक्लाइन हैज़ बीन अ सीरियस कंसर्न है क्रेडिट ग्रोथ के लिए, इज एसेंशियल टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट रिवाइव होगा। द प्रॉब्लम्स ओरिजिन्स लाई इन द इनकम्प्लीट रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 25 ईयर का जो इनकम्प्लीट रिफॉर्म है वहाँ पर ये प्रॉब्लम का ओरिजिन देखने को मिलता है। बैंक क्रेडिट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे रही है एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज दैट शुड हैव फॉलोड 1991 रिफॉर्म्स शुड हैव बीन सेटिंग अप ऑफ अ रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन फॉर बैंक। तो क्या होना चाहिए था? सेटअप करना चाहिए था रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन फॉर बैंक्स इन अ मार्केट इकोनॉमी विथ बूम्स एंड बस्ट। मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे बूम्स एंड बस्ट होते रहते हैं, बैंक शुड बी अलाउड टू बी सेटअप एंड टू फेल। तो बैंक को वहाँ पे हमको अलाउ करना चाहिए कि वो सेटअप भी हो, फेल भी हो। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन द बैंक बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम। आज हम ऐसे बैंक को शट डाउन नहीं कर सकते कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम टू शट देम डाउन। वी कैन नॉट शट डाउन बैंक क्योंकि कोई प्रॉपर सिस्टम है नहीं हमारे पास कि उनको हम शट डाउन कर सकें। वीक लॉस मेकिंग बैंक्स कंटिन्यू टू नीड मोर कैपिटल। और ये जो वीक लॉस मेकिंग बैंक होते हैं उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि हमारे पास बैंक को शट डाउन करने का ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंफ्रेंस है पैसेज का? इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज़ नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। में हेल्प ही नहीं कर पा रही है बैंकिंग सिस्टम। ऐसा तो नहीं है कि सारी बैंकिंग सिस्टम को ही हम ब्लेम कर देंगे, कुछ बैंक के कारण में इशू है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 1991 हैव नॉट हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी टू एक्सपेक्टेड लेवल तक का हेल्प नहीं किया। ये बात तो ठीक लग रहा है, पैसेज में भी ऐसे ही कुछ बता रहा था। इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक। इंडिया के पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, ये बात भी ठीक लग रही है, क्योंकि बैंक है उनको शट डाउन करने का मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, तो कुड बी दी राइट आंसर। ठीक, देन डी क्या बोल रहा है कि इनकरेजिंग दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू दिस सेक्टर्स डिपेंडेंस ऑन बैंक्स फॉर क्रेडिट। इनकरेज करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये गुड ऑल्टरनेटिव है? नहीं भाई, ऐसा कोई सॉल्यूशन पैसेज में नहीं बात की गई थी। अब इन दोनों में देखना बी एंड सी में कौन सा होगा सही, तो कौन सा बेस्ट समराइज कर रहा है पैसेज को ये देखते हैं। पैसेज में जब हम पढ़ रहे थे बैंक क्रेडिट इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ स्टार्टेड श्रिंकिंग के क्रेडिट ग्रोथ वगैरह की बात चल रही थी, तो क्या ज़्यादा बेटर सुटेड होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म जो स्टार्ट हुई थी 1991 में, उसने हेल्प नहीं किया इंप्रूव करने में इकोनॉमी एक्सपेक्टेड लेवल, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैंक का एस्पेक्ट कोई कवर ही नहीं हुआ, तो ऐसा इसको सिर्फ पढ़ के हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि बैंक वाला कुछ इशू पैसेज में रेज की गई थी। अब इसको देखते हैं। इंडिया के पास लैक कर रहा है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि वो डील कर सके फेलियर ऑफ बैंक, तो यही मेन पैसेज तो अबाउट बैंक का क्रेडिट ग्रोथ ये सब के बारे में था, तो सी शुड बी दी मोर अप्रोप्रिएट आंसर एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, क्योंकि सी है वो होलिस्टिकली पैसेज का को कवर कर रहा है, मेन इशू को कवर कर रहा है। ठीक, देन नेक्स्ट पैसेज क्या बोल रहा है? इंडिया हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी के लिए तो इंडिया के पास ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। वी ऑल रियलाइज दैट वी हैव टू स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू मीट आवर एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए हमको बर्न करना फॉसिल फ्यूल को बंद करना पड़ेगा। बट सर्टन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स। लेकिन अभी भी कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अभी भी हाई कॉस्ट कर्व में है, मतलब थ्रो गो हो रहे हैं, अभी भी स्टिल गोइंग थ्रू देयर
कॉस्ट कर्व्स एंड लर्निंग कर्व्स टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट, कि जितना हम इनपुट डाल रहे हैं, जितना पैसा हम लगा रहे हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज पे, उतना आउटपुट भी तो मिले। The Indian government has strongly committed, Indian government है strongly committed है to its target of reducing emissions by 33%, हमको reduce करना है by 2030 तक का। And towards this it has initiated a strong push towards a gas based economy की तरफ strong push है गवर्नमेंट का, and has also invested heavily in the renewable energy में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने। However, business houses are very of investing too heavily in renewable energy, लेकिन फिर भी जो business houses है वो वेरी करते हैं कि वो इन्वेस्ट करे बहुत ज़्यादा हैवली renewable energy पे नहीं, renewable energy पे at a time when the technology is not yet ready। तो business houses है वो अभी बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही है, मतलब थोड़ा वेरी करिए गवर्नमेंट से कि वो इन्वेस्ट करे हैविली renewable energy पे जहाँ पर टेक्नोलॉजी अभी फुल्ली रेडी हुई नहीं है। Which one of the following is the most logical and rational inference? क्या हो सकता है? India's commitment to reduce emission by 33% is unlikely to be achieved। ऐसा तो नहीं बोला पैसेज में कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे, बस ये बताया है पैसेज में कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रांगली कमिटेड है कि 33% रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अगेन ये एग्जांपल है कि कैसे पैसेज से उसने लिया, लेकिन वो आंसर नहीं था, उसको गलत उसका मीनिंग बना के स्टेटमेंट बनाया गया। इंडिया शुड इम्पोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करने की जगह गैस करिए, तो पैसेज के अगेंस्ट जो चला गया, पैसेज रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है और ये गैस को इम्पोर्ट करने, चलो रेन्यूएबल एनर्जी वो भी इम्पोर्ट करने पे बोल रहा है भाई, सस्टेनेबल कैसे होगा? हमारा लॉजिक ही हमको ये बोल रहा है कि इम्पोर्ट से तो फिर फिजिकल डेफिसिट ये सब वगैरह वगैरह, तो भी तो हो ही नहीं सकता। गेटिंग रेन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली, रेन्यूएबल एनर्जी मार्केट से टू सून अगर मिले तो कॉस्टली हो सकता है, ये बात ठीक भी लग रही है। इंडिया शुड पुट इन मोर एफर्ट्स इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस में ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए। नहीं भाई, और पॉल्यूशन करना है क्या? सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। देन नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made, गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली सब्सिडीज देती है टेक्नोलॉजीज को दैट मे नॉट बी रेडी इन द नियर फ्यूचर। गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड करती है इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली सब्सिडीज देती है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जो नियर फ्यूचर में नॉट बी रेडी इन द नियर फ्यूचर। ऐसा तो कुछ पैसेज में नहीं बोला था कि इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली सब्सिडीज देती रहती है। इंडियाज़ कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इमिशन बाई 33% बाई 2030 सेल भी ऑन द बेसिस ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी के बेसिस पे होना चाहिए, बट पैसेज में तो ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं था कि 33% है वो ऑन द बेसिस ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। स्ट्रांगली कमिटेड है 33% रिड्यूस करना है ना इमिशन, तो गैस बेस्ड इकोनॉमी ही होनी चाहिए, सेल भी ऑन द बेसिस ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी, तो ये तो नहीं हो सकता। ये देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड इनसफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली सब्सिडीज टू टेक्नोलॉजीज दैट मे नॉट बी रेडी इन द नियर फ्यूचर में वो शायद रेडी ना हो, टेक्नोलॉजी इज नॉट येट रेडी। पता नहीं, उतना गलत भी नहीं है, एकदम ज़्यादा सही भी नहीं लग रहा है। सही है, गवर्नमेंट है वो ऑफन प्रोवाइड करती है इनसफिशिएंट एंड कॉस्टली सब्सिडीज़ उन टेक्नोलॉजी को जो अभी नियर फ्यूचर में रेडी नहीं है शायद। ठीक है, क्योंकि पैसेज में बोल भी रहा है कि रेन्यूएबल एनर्जी है वो थोड़ा क्या है, उसका कॉस्ट कर्व अभी भी बाहर नहीं आई है, और उसके बाद भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट द इंडियन गवर्नमेंट फिर भी स्ट्रांगली कमिटेड है। हाँ, तो सही होना चाहिए। ओके, फर्स्ट विल बी करेक्ट assumption। Then next passage that is genome editing is different from the genome modification। okay, genome editing है वो different है genome modification से बोल रहा है। genome editing typically involves finding the part of the plant genome that could be changed to render it less vulnerable to disease। जो genome editing है वो different है genome modification से। genome editing में क्या involve होता है? involve होता है finding the part of the plant genome that could be changed to render it less vulnerable to disease। तो जीन एडिटिंग में हम क्या करेंगे?
फाइंड करेंगे वो पार्ट प्लांट जीनोम का जो चेंज किया जा सकता है, दैट कुड बी चेंज टू रेंडर लेस वल्नरेबल डिसीज वाला से हम चेंज कर सके। तो ये क्या हुआ, जीन एडिटिंग हुआ, ठीक है। और रेजिस्टेंट टू सर्टेन हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस वाला डाल दिया जाए जीन, या फिर और टू इंक्रीज यील्ड्स। रिसर्चर्स यूज मॉलिकुलर सीजर, रिसर्चर्स क्या यूज़ करते हैं, मॉलिकुलर सीजर टू डाइसेक्ट द जीनोम एंड रिपेयर इट। तो मॉलिकुलर सीजर यूज़ करते हैं ताकि इसको कट कर सके, जीनोम को डाइसेक्ट कर सके, जीनोम को, और रिपेयर कर सके। विच इज़ अ प्रोसेस दैट ऑकर्स नेचुरली व्हेन प्लांट्स आर अंडर अटैक फ्रॉम डिसीज़। और ये चीज़ क्या होती है, नेचुरली प्लांट में होती है जब प्लांट को कोई डिसीज़ से अटैक फेस करना पड़ता है, एंड कैन थ्रो अप न्यू म्यूटेशंस दैट इनेबल द प्लांट टू सर्वाइव फ्यूचर अटैक्स। और जिसके कारण फिर जो प्लांट का जीनोम है वो न्यू म्यूटेशंस उनमें होते हैं और वो इनेबल करते हैं प्लांट को कि वो सर्वाइव कर सके अगर फ्यूचर में अटैक होता है तो। दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस कैन इफेक्टिवली बी स्पीडेड अप। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू एग्जामिन प्लांट जीनोम इन डिटेल। हम प्लांट जीनोम को डिटेल में एग्जामिन कर सकते हैं इन लेबोरेटरीज एंड क्रिएट मैकेनिज्म थ्रू विच द रेलिवेंट जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड वेरी प्रिसाइजली, जिससे हम जो रेलिवेंट जीन हैं उनको ऑल्टर कर सकें very precisely. Okay, with reference to the above passage, the following assumptions have been made. First, genome editing does not require transfer of genes from one plant to another. एक प्लांट से दूसरे में कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे थे, जीन एडिटिंग बस कर रहे थे ना, एडिट कर रहे हैं। ये तो जीन ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं हो सकता वैलिड। देन सेकेंड, अरे डज नॉट लिखा है, सही तो है, डज नॉट रिक्वायर ना, जीन एडिटिंग में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में तो कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे, डज नॉट। तो जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, नहीं होता ना एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जीन का ट्रांसफ़र, तो नहीं होता, तो सही बोल रहा। देन सेकेंड क्या, थ्रो जीनोम एडिटिंग द चूजन जीन्स, थ्रो जीनोम एडिटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो चूजन जीन है कैन बी ऑल्टर्ड प्रिसाइजली in a manner akin to the natural process that helps plant to adopt to natural factors। हाँ, यही बात तो कर रहे थे कि कैसे जीनोम एडिटिंग में हम जो चूजन जीन है उसको ऑल्टर कर रहे थे प्रिसाइजली, तो दोनों ही सही होगा। तो ध्यान से पढ़ना कि डज नॉट वगैरह को मैंने मिस कर दिया था, इंटरप्रेट सही किया था, मार्क करते टाइम थोड़ा तो अच्छा बस तुरंत ही याद आ गया था। Then next passage, many people understand the connection between solid waste management and health in terms of consequences of unattended heaps of dry garbage which become home for the flies and other vermin। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इस बात को समझते हैं कि कनेक्शन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एंड हेल्थ का, इन टर्म्स ऑफ क्या कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है अगर जो अनअटेंडेड हीप्स है ड्राई गार्बेज का, जो ड्राई गार्बेज का अनअटेंडेड हीप्स है उसको अगर हम सही से अटेंड ना करें तो विच बिकम होम फॉर, क्योंकि ये होम बन जाता है फ्लाइज एंड वर्मिन्स का। हावेवर देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट दैट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड। अब इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है जो अच्छे से नहीं समझा गया है अभी तक, दैट इज़ वॉट हैपन्स व्हेन अनसाइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट combines with the poor drainage and dumping of the untreated sewage। अब इसका एक चीज़ और एस्पेक्ट है जो सही से नहीं समझी गई कि अगर ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसको अगर अनसाइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और वो कंबाइन हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम अगर पुअर है तुम्हारी कंट्री का और डंप कर रहे हो तुम अनट्रीटेड सीवेज में इनटू ड्रेन्स, तो यही ड्रेन्स में चला गई है अनट्रीटेड सीवेज विच आर मेंट टू कैरी स्टॉर्म वाटर, जो स्टॉर्म वाटर लेके जाने वाला था। स्टॉर्म वाटर क्या होता है, जो रेन वाटर होता है ना उसी को स्टॉर्म वाटर बोलते हैं। ड्यूरिंग रेन्स दिस रिजल्ट इन चोक्ड ड्रेन्स, अब जिसके कारण ड्रेन है वो तो चोक हो जाएगा, विच आर फुल ऑफ स्टैगनेंट वाटर ब्रीडिंग मॉस्किटोज रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ द वाटर बॉर्न डिसीजेस को ये रेज करेगा। अब पैसेज के बेसिस पे क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट करे क्रिटिकल मैसेज पैसेज का, इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क आर नॉट सेपरेट फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। हमको तो कौन सा सेपरेट है ये तो कुछ बताया ही नहीं, ये हमारा दिक्कत ये है कि स्टॉर्म वाटर जो ड्रेन है वो चोक हो गया बिकॉज ऑफ सीवेज वाटर के कारण, सीवेज ये भी जो मिक्स हो गया था ना इसके कारण, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डील विद
प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ पैसेज में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द ड्रेनेज एंड सीवेज नेटवर्क, ये बात सही बोल रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो करो ही साथ उसको इंटीग्रेट करो, ड्रेनेज को का भी मेंटेनेंस करो, सीवेज नेटवर्क को भी मेंटेन करो। फिर डी क्या बोल रहा है, बैड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज सिस्टम बाय आवर म्यूनिसिपैलिटीज इज द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। वाह, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज का कहाँ पैसेज में इशू था? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन लास्ट पैसेज फाइनली, ओके लेट्स डू इट क्विकली। तो इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अस्योर्स पीपल सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 है, वो प्रोक्लेम करता है दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि सारे पर्सन इक्वली इंटाइटल्ड है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है and the right freely to profess, practice and propagate religion. What people fail to notice is that this proclamation is prefixed with the word subject to public order, morality, health and to the other provisions of this part. तो प्रोविज़न इसी पार्ट का ये भी है कि उसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। ये बात पीपल है वो नहीं समझते, ये चीज़ वो मिस कर जाता है या फेल कर जाता है नोटिस करने में। which set conditions precedent for the legal protection of the religious practices of any community. This closing word of the prefatory rider in Article 25 virtually constitute करता है subordination clause placing other fundamental rights mentioned in the part 3 over and above the right to religious freedom. तो religious freedom के ऊपर और भी ऐसे हैं जिनके बेसिस पे religious freedom को कर्व किया जा सकता है, जैसे public order, ये सब integrity of the country. Among those fundamental rights is the right to equality before law. और वो fundamental rights हैं जैसे equality before law, उसके मतलब equality before law के सामने में right to religious freedom है वो कर्व हो जाता है, and equal protection of law assured at the outset and elaborated in later articles to mean inter alia that the state shall not deny equal protection of law to any person or group of persons on the basis of the religion alone. तो गवर्नमेंट स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकती इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का किसी भी पर्सन या ग्रुप को या पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलोन, राइट। देन मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं इससे, स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द सिटीजन। ये हो सकता है क्या किसी पैसेज का कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रिलीजियस अफेयर्स सिटीजन के, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों है भाई, ए नहीं होगा। बी, रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू स्टेट इंटरवेंशन। जो रिलीजियस फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें स्टेट है वो इंटरवीन कर सकती है, ये बात तो सही है। रिलीजियस फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स इज नॉट कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट में कवर्ड ही नहीं है, तो आर्टिकल 25 क्यों बताया फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एनी कम्युनिटी आर इम्यून टू स्टेट लॉ से इम्यून हो जाएंगे, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इसके साथ 2020 का ख़त्म, नेक्स्ट वी विल डू इज 2019 का सी सेट। ओके।